लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब हम अपने पाठकों को फिर उसी सफर में ले चलते हैं जिसमें चुनार जाने वाले राजा बीरेंद्र सिंह का लश्कर पड़ा हुआ है। पाठकों को याद होगा कि कमबख्त मनोरमा ने तिलिस्मी खंजर से किशोरी कामनी और कमला का सिर काट डाला और खुशी भरी आवाज में कुछ कह रही थी कि पीछे की तरफ से आवाज आई, नहीं नहीं, ऐसा ना हुआ है ना होगा। आवाज देने वाला भैरव सिंह था, जिसे मनोरमा की खोज निकालने का काम सुपुर्द किया गया था। वो मनोरमा की खोज में चक्कर लगाता और टोह लेता हुआ उसी जगह जा पहुंचा था, मगर उसे इस बात का बड़ा ही अफसोस था कि उन तीनों का सिर कट जाने के बाद वो खेमे के अंदर पहुंचा। हमारे अय्यार की आवाज सुनकर मनोरमा चौंकी और उसने घूमकर पीछे की तरफ देखा तो हाथ में खंजर लिए हुए भैरव सिंह पर निगाह पड़ी। यद्यपि भैरव सिंह पर नजर पड़ते ही वो जिंदगी से नाउम्मीद हो गई, मगर फिर उसने तिलिस्मी खंजर का वार भैरव सिंह पर किया। मगर भैरव सिंह पहले ही से होशियार था और उसके पास भी तिलिस्मी खंजर मौजूद था। अतः उसने अपने खंजर पर इस ढंग से मनोरमा के खंजर का वार रोका कि मनोरमा की कलाई भैरव सिंह के खंजर पर पड़ी और वो कटकर तिलिस्मी खंजर सहित दूर जा गिरी। भैरव सिंह ने इतने ही पर सब्र न करके उसी खंजर से मनोरमा की एक टांग काट डाली और इसके बाद जोर से चिल्लाकर पहरे वालों को आवाज दी। पहरे वाले तो पहले ही से बेहोश पड़े हुए थे, मगर भैरव सिंह की आवाज ने लौंडियों को होशियार कर दिया और बात की बात में बहुत सी लौंडियां उस खेमे के अंदर आ पहुंची, जो वहां की अवस्था देखकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगीं। थोड़ी देर में उस खेमे के अंदर और बाहर भीड़ लग गई। जिधर देखिए उधर मशाल जल रही है और आदमी पर आदमी टूटा पड़ता है। राजा बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह भी उस खेमे में गए और वहां की अवस्था देखकर अफसोस करने लगे। तेज सिंह ने हुक्म दिया कि तीनों लाशें उसी जगह ज्यों की त्यों रहने दी जाएं और मनोरमा, जो कि चेहरा धुल जाने के कारण पहचानी जा चुकी थी, वहां से उठवाकर दूसरे खेमे में पहुंचाई जाए। उसके जख्म पर पट्टी लगाई जाए और उस पर सख्त पहरा रहे। इसके बाद भैरव सिंह और तेज सिंह को साथ लिए राजा बीरेंद्र सिंह अपने खेमे में आए और बातचीत करने लगे। उस समय खेमे के अंदर सिवाय इन तीनों के और कोई भी न था। भैरव सिंह ने अपना हाल बयान किया और कहा, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि किशोरी कामनी और कमला का सिर कट जाने के बाद मैं उस खेमे के अंदर पहुंचा। तेज सिंह, अफसोस की कोई बात नहीं है। ईश्वर की कृपा से हम लोगों को ये बात पहले ही मालूम हो गई थी कि मनोरमा हमारे लश्कर के साथ है। भैरव सिंह, अगर ये बात मालूम हो गई थी तो आपने इसका इंतजाम क्यों नहीं किया और इन तीनों की तरफ से बेफिक्र क्यों रहे? तेज सिंह, हम लोग बेफिक्र नहीं रहे, बल्कि जो कुछ इंतजाम करना वाजिब था किया गया। तुम ये जानकर ताज्जुब करोगे कि किशोरी कामनी और कमला मरी नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से जीती हैं, और लौंडी की सूरत में हरदम पास रहने पर भी मनोरमा ने धोखा खाया। भैरव सिंह, मनोरमा ने धोखा खाया और वे तीनों जीती हैं? तेज सिंह, हाँ ऐसा ही है। इसका खुलासा हाल हम तुमसे कहते हैं, मगर पहले ये बताओ कि तुमने मनोरमा को कैसे पहचाना? हम तो कई दिनों से पहचानने की फिक्र में लगे हुए थे, मगर पहचान न सके, क्योंकि मनोरमा के कब्जे में तिलिस्मी खंजर का होना हमें मालूम था और हम हर लौंडी की उंगलियों पर तिलिस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी देखने की नीयत से निगाह रखते थे। भैरव सिंह, मैं उसका पता लगाता हुआ इसी लश्कर में आ पहुंचा था। उस समय टोह लेता हुआ जब मैं किशोरी के खेमे के पास पहुंचा तो पहरे के सिपाही को बेहोश और खेमे का पर्दा हटा हुआ देख मुझे किसी दुश्मन के अंदर जाने का गुमान हुआ और मैं भी उसी राह से खेमे के अंदर चला गया। जब वहां की अवस्था देखी और उसके मुंह से निकली हुई बातें सुनी, तब शक हुआ कि ये मनोरमा है, मगर निश्चय तब ही हुआ जब उसका चेहरा साफ किया गया और आपने भी पहचाना। अब आप कृपा कर ये बताइए कि किशोरी कामनी और कमला क्यों कर जीती बची और जो तीनों मारी गईं वे कौन थीं? तेज सिंह, हमें इस बात का पता लग चुका था कि भेष बदले हुए मनोरमा हमारे लश्कर के साथ है, मगर जैसा कि तुमसे कह चुके हैं, उद्योग करने पर भी हम उसे पहचान न सके। एक दिन हम और राजा साहब संध्या के समय टहलते हुए खेमे से दूर चले गए और एक छोटे टीले पर चढ़कर अस्त होते हुए सूर्य की शोभा देखने लगे। उस समय कृष्ण जिन्न का भेजा हुआ एक सवार हमारे पास आया और उसने एक चिट्ठी राजा साहब के हाथ में दी। राजा साहब ने चिट्ठी पढ़कर मुझे दे दी। उसमें लिखा था, मुझे इस बात का पूरा पूरा पता लग चुका है कि कई सहायकों को साथ लिए और भेष बदले हुए मनोरमा आपके लश्कर में मौजूद है और उसके अतिरिक्त और भी कई दुष्ट किशोरी और कामनी के साथ दुश्मनी करना चाहते हैं।
इसलिए मेरी राय है कि बचाव तथा दुश्मनों को धोखा देने के लिए कामनी और कमला को कुछ दिन तक छिपा देना चाहिए और उनकी जगह सूरत बदलकर दूसरी लौंडियों को रख देना चाहिए। इस काम के लिए मेरा एक तिलिस्मी मकान, जो आपके रास्ते में ही कुछ दूर हटकर पड़ेगा, मुनासिब है, और मैंने इस काम के लिए वहां पूरा इंतजाम भी कर दिया है। लौंडियां भी सूरत बदलने और खिदमत करने के लिए भेज दी हैं, क्योंकि आपकी लौंडियों की सूरत बदलना ठीक ना होगा और लश्कर में लौंडियों की कमी से लोगों को शक भी हो जाएगा। अब आप बहुत जल्द इंतजाम करके उन तीनों को वहां पहुंचाएं। मैं भी इंतजाम करने के लिए पहले ही से उस मकान में जाता हूं, इत्यादि। इसके बाद उस मकान का पूरा पूरा पता लिखकर अपना दस्तखत एक निशान के साथ कर दिया था, जिसमें हम लोगों को चिट्ठी लिखने वाले पर किसी तरह का शक न हो, और उस मकान के अंदर जाने की तरकीब भी लिख दी थी। कृष्ण जिन्न की राय को राजा साहब ने स्वीकार किया और पत्र का उत्तर देकर सवार विदा कर दिया गया। रात के समय किशोरी, कामनी और कमला को ये बातें समझा दी गईं और उन्होंने उसी दुष्ट मनोरमा की जुबानी दोपहर के बाद ये कहला भेजा कि हमने सुना है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कोई तिलिस्मी मकान है। यदि आप चाहें तो हम लोग इस मकान की सैर कर सकती हैं, इत्यादि। मतलब ये कि इसी बहाने से मैं खुद उन तीनों को रथ पर सवार करा के उस मकान में ले गया और कृष्ण जिन्न को वहां मौजूद पाया। उसने अपने हाथ से तीनों लौंडियों को किशोरी, कामनी और कमला बना हमारे रथ पर सवार कराया और हम उन्हें लेकर इस लश्कर में लौट आए। तुम जानते ही हो कि कृष्ण जिन्न कितना बुद्धिमान और होशियार तथा हम लोगों का दोस्त आदमी है। भैरव सिंह: बेशक, उनकी हिफाजत में किशोरी, कामनी और कमला को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती, और ये आपने बड़ी खुशी की बात सुनाई। मगर मैं समझता हूं कि इन भेदों को अभी आप गुप्त रखेंगे और ये बात जाहिर नहीं होने देंगे कि वे तीनों जो मारी गई हैं वास्तव में किशोरी, कामनी और कमला न थीं। तेज सिंह: नहीं नहीं, अभी इस भेद का खुलना उचित नहीं है। सभी को यही मालूम रहना चाहिए कि वास्तव में किशोरी, कामनी और कमला मारी गई। अच्छा, अब दो चार बातें तुम्हें और कहनी है, वो भी सुन लो। भैरव सिंह: जो आज्ञा। तेज सिंह: कृष्ण जिन्न तो कामकाजी आदमी ठहरा, और वो ऐसे ऐसे बखेड़ों में फंसा है कि उसे दम मारने की फुर्सत नहीं। भैरव सिंह: निस्संदेह ऐसा ही है। इतना काम जो वो करते हैं सो भी उन्हीं की बुद्धिमानी का नतीजा है, दूसरा नहीं कर सकता। तेज सिंह: अब कृष्ण जिन्न तो ज्यादा दिनों तक उस मकान में रह नहीं सकता जिसमें किशोरी, कामनी और कमला है। वो अपने ठिकाने चला गया होगा, मगर उन तीनों की हिफाजत का पूरा पूरा बंदोबस्त कर गया होगा। अब तुम भी इसी समय उस मकान की तरफ चले जाओ और जब तक हमारा दूसरा हुक्म न पहुंचे या कोई आवश्यक काम न आ पड़े, तब तक उन तीनों के साथ रहो। हम उस मकान का पता तथा उसके अंदर जाने की तरकीब तुम्हें बता देते हैं। भैरव सिंह: जो आज्ञा। मैं अभी जाने के लिए तैयार हूं। तेज सिंह ने उस मकान का पूरा पूरा हाल भैरव सिंह को बता दिया और भैरव सिंह उसी समय अपने बाप के चरण छूकर विदा हुए। भैरव सिंह के जाने के बाद सवेरा होने पर एक ब्राह्मण द्वारा नकली किशोरी, कामनी और कमला की मृतदेह की दाह क्रिया कर दी गई। इसके पहले ही लश्कर में जितने पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, सभी को बटोरकर तेज सिंह ने यह व्यवस्था करा ली थी कि इन तीनों का कोई नातेदार यहां मौजूद नहीं है, इसलिए किसी ब्राह्मण द्वारा इनकी क्रिया करा देनी चाहिए। इस काम से छुट्टी पाने के बाद लश्कर ने कूच कर दिया और सब कोई धीरे धीरे चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।